प्रसारित संदेशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के साथ आज भी आकाशवाणी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना को चरितार्थ कर रही है। श्रोताओं, भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर हम विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी की आज पहली कड़ी प्रसारित कर रहे हैं। इसमें सुनिए विविध भारती के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री कमल शर्मा से की गई बातचीत। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार। जो वर्षों से इन फिजाओं में गूंज रही है, ये आवाज जो हर रोज हमें जगाती है, ये आवाज जो शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के साथ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को चरितार्थ कर रही है, ये आवाज आज रेडियो के माध्यम से बन गई है जन जन की वाणी, देश की वाणी, आकाशवाणी। भारत में 23 जुलाई 1927 को शुरू हुए रेडियो प्रसारण के इस सफर में वैसे तो कई आयाम जुड़े। उन्हीं में से एक यादगार तारीख है 8 जून 1936 की, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को एक नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। नए नाम के साथ रेडियो प्रसारण की इस लंबी यात्रा को इस वर्ष 90 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य पर आज से हम एक नया कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, देश की वाणी आकाशवाणी। कार्यक्रम की इस पहली कड़ी में आज के हमारे खास मेहमान हैं विविध भारती के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री कमल शर्मा। कमल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, बहुत बहुत नमस्कार। और रेडियो के तमाम श्रोता जिनसे हमारा अस्तित्व भी है और हमने जिनकी सेवा की है, उनको भी मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। कमल जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने पूरे जीवन को रेडियो से जोड़ते हुए आकाशवाणी से किस तरह से मुतासिर रहे। दीपक भाई, एक तो हमारी भूमि होती है जिसको हम जननी बोलते हैं जी। हमारी वो भी एक माँ है, एक माँ वो जिसने हमें जन्म दिया, और मेरे लिए तो आकाशवाणी भी माँ जैसी ही रही, जिसने मुझे बहुत दुलारा, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं जो कुछ भी हूँ आज, उसके पीछे आकाशवाणी है, उसी को मैं इसका श्रेय देता हूँ। और मेरे लिए अगर आकाशवाणी रायपुर की बात करें तो वो मेरे लिए किसी चीज से कम नहीं, क्योंकि वहीं से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और हम जब पढ़ते थे, जब मैं रेडियो में नहीं आया था, तो बहुत सारी आवाजें फैसिनेट करती थी, और उनमें मुझे याद है 2 आवाजें खास तौर से। एक तो मिर्जा मसूद साहब की आवाज, जो नामी ब्रॉडकास्टर है, और उन्होंने ओलंपिक में भी कमेंट्री की। इसके अलावा नाटक के वो बहुत अच्छे निर्देशक थे, रेडियो पर भी उन्होंने बहुत सारे नाटक प्रस्तुत किए। और दूसरा नाम लाल राम कुमार सिंह साहब, बहुत ही मखमली आवाज, एकदम सॉफ्ट एकदम। तो ये आवाजें बड़ी वो करती थी। इसके अलावा जो मैं उस समय, आपको याद होगा कि भारतीय समाचार चित्र आया करता था, कभी कभार जब फिल्म देखने का मौका मिलता तो हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे, तो उनमें भी कुछ आवाजें बड़ी दिल को छूती थी। तो कहीं ना कहीं शायद अवचेतन में एक जैसे हस्ताक्षर कर दिए एक इच्छा ने कि ये फील्ड जो है इसमें जाना चाहिए। लेकिन मेरा कोई परिचय नहीं था, और मैं थिएटर से बाद में जुड़ा, और थिएटर से बहुत सारे लोग आकाशवाणी के जुड़े थे। तो मुझे याद है, मैंने पहला जो एक नाटक था उसका नाम था जेब कतरार, लेकिन वो नाटक शायद ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ या कोई दिक्कत आ गई। लेकिन उसके बाद में फिर मैं कैजुअल कॉम्पियर के रूप में आया, अनाउंसर के रूप में आया। आजकल तो उनको असाइनीज कहते हैं, उस समय वो नैमित्तिक उद्घोषक, नैमित्तिक कॉम्पियर कहलाते थे। तो फिर मैं आकाशवाणी के युवाणी विभाग से जुड़ गया, आकाशवाणी रायपुर के, और फिर वहीं एक पद रिक्त हुआ, मैंने अप्लाई किया और सौभाग्य से मेरा उसमें चयन हो गया। और फिर
एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। आकाशवाणी रायपुर के युवाणी विभाग के लिए बहुत सारे कार्यक्रम डिजाइन किए और कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। उसमें जो मैं कार्यक्रम जिनको मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ अपने लिए, उनमें एक तो समय यात्री है, जो महाभारत से भी बहुत पहले, और मानव का विकास एक कार्यक्रम जो आकाशवाणी ने खुद शुरू किया था, उससे भी पहले मैं समय के इस कॉन्सेप्ट पर काम कर चुका था और 2-2.5 साल वो सीरियल चला। इसके अलावा हौसले बुलंद थे, पत्थर बोल उठे, अपनी धरती अपना देश, ऐसे कई सारे कार्यक्रम और कुछ फीचर्स बहुत जो ऑफ बीट थे वो मैंने प्रस्तुत किए वहां पर। तो आकाशवाणी रायपुर में काम करते हुए मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। बहुत गुणीजन वहाँ काम करते थे, उनके सानिध्य में जो मेरे वरिष्ठ थे, क्योंकि आकाशवाणी एक तो दीपक भाई बहुत ही ब्लाइंड माध्यम है। आपके पास में साउंड इफेक्ट्स हैं, आवाज है और संगीत है, इसके जरिए ही आपको सारी बातें कहनी होती हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तब भी कैसे अपने श्रोताओं से संवाद स्थापित करना है, किस भाषा में करना है, मौका और दस्तूर क्या है, किस मौके पर किस तरह से कहना है, क्योंकि जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनको अलग तरह से पढ़ा जाता है। लेकिन रेडियो की अगर हम बात करें, रेडियो के लिए जो स्क्रिप्ट होती है उसकी भाषा ही अलग होती है। वो ग्राह्य भी हो, लोगों तक पहुंचे भी, उसका प्रभाव भी पड़े और लोगों को आनंद भी आए। तो ये मुझे लगता है कि जिनसे कहते हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट रहा हमारे लिए, जहां तक भाषा को साधने की बात है। तो उसका प्रशिक्षण वहां मुझे मिला। और फिर दीपक भाई, जब आप एक ब्रॉडकास्टर होते हैं तो जीवन भर सीखते हैं, विद्यार्थी होते हैं और कहीं से भी सीख सकते हैं। 1992 में फिर मैं मुंबई चला आया और यहाँ पर जब बहुत सारे कार्यक्रम शुरू में तो सभी लोग जो करते थे वो मैं भी करता था। उसमें मेरा जो छाया गीत कार्यक्रम था लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर 1996 में हमारी उस समय केंद्र निदेशिका थी विजय लक्ष्मी सिन्हा जी। उन्होंने हमसे कहा कि कमल जी, आप एक ऐसा कार्यक्रम करना है जो टेलीफोन पर आधारित हो, ये आपको करना है, फरमाइशी प्रोग्राम रहेगा, इसमें लोगों से आपको बातचीत करनी है, आप इसका नाम सोचिए, सिग्नेचर ट्यून जो भी है आपको, ये आपको करना है। तो फिर जैसे कहते हैं ना, एकदम स्पॉन्टेनियसली वो एक नाम सूझ गया मुझे, हेलो फरमाइश। उसको मैंने डिजाइन किया और पहला प्रोग्राम तो हमने अपने जो आसपास के साथी थे उनके जरिए ही उस प्रोग्राम को किया। लेकिन जैसे ही वो ऑन एयर हुआ तो जिसे कहते हैं कि एक हंगामा समझ जाता है, तहरीका बन जाता है जी। और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो बहुत यादगार रहा वो मैंने किया था ये हेलो कारगिल युद्ध के समय। क्योंकि मुझे ये कहना है कि जब लोग विजय दिवस मनाते हैं कम से कम विविध भारती के इस कार्यक्रम को जरूर याद करें, क्योंकि हमने जब तक ये कारगिल का युद्ध रहा, ये कार्यक्रम हम 1 घंटे का रोजाना करते थे और इसमें सेना के तमाम उच्च अधिकारी, सैनिकों के परिवार के लोग, उनकी रिकॉर्डिंग हम करते थे। मुझे याद है मैंने कैप्टन बत्रा और कैप्टन कालिया से भी सैटेलाइट फोन पर शायद बात की। क्या बात जी। और इसमें मेरे साथी रेणु बंसल जी, जो एक बहुत बड़ी खूबसूरत आवाज है जिनकी, और एक और साथी थे रमेश गोखले। तो हम लोगों की टीम कई बार रात का 1 बज जाता था और रोज कैप्सूल जो है वो फीड करना होता था। उस समय विविध भारती का लाइव ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ था। तो मुझे जहां तक जानकारी है, सरकार ने उस समय मोबाइल ट्रांसमीटर्स लगाए थे ताकि सैनिक, क्योंकि वो अपने कोई भी ऐसी चीज जो देखने वाली हो उससे दुश्मन को कहीं ना कहीं उसका आभास हो सकता था। रेडियो में ये बात नहीं थी, तो सैनिक हमारा वो कार्यक्रम बहुत मनोयोग से सुनते थे। क्योंकि मुझे जो फोन भी आते थे, मुझे याद है कि जयपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल से सैनिकों ने फोन किया और वो छोड़ ही नहीं रहे। तो उसमें, और मैं बड़ा उसमें भावुक हो गया, क्योंकि किसी ने कहा कि साहब मेरा पैर कट गया है, किसी ने कहा कि मेरा हाथ उड़ गया है, मेरा पंजा जो अलग हो गया है, मुझे इतनी गोलियां लगी हैं, लेकिन आपसे बात करके बड़ी तसल्ली हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि अब मुझसे बात करने के बाद आप क्या करेंगे? बोले सर हम फिर से जाएंगे मोर्चे पर। ये जो भाव है, भावना देशभक्ति की, ये हमारे असली हीरो हैं दीपक जी। कमल जी, हम समझते हैं कि किसी भी प्रसारक के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि उनका प्रसारण हमारे देश की रक्षा के लिए समर्पित सैनिकों के काम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद में हमारे स्टेशन डायरेक्टर उस समय थे अशोक शर्मा जी। उन्होंने कहा कि
चूंकि कार्यक्रम बहुत पॉपुलर हो चुका है और एक रिश्ता बन गया था ना आपका अपने सैनिकों के साथ में भी। हालांकि जयमाला कार्यक्रम विविध भारती पर 1957 से चल रहा था और विशेष जयमाला कार्यक्रम जैसे अभिनेत्री नरगिस जी ने प्रस्तुत किया था वो पहला था, लेकिन इसके अलावा भी एक रोजाना जयमाला कार्यक्रम होता था जिसमें हम अपने सैनिकों की फरमाइश पर गीत उनको सुनवाते थे। तो एक कार्यक्रम जो है हेलो कारगिल के बाद में हमने शुरू किया जयमाला संदेश, जिसमें हम फौजी भाइयों के परिवारों की से प्राप्त चिट्ठियों को पढ़ते थे और वो चिट्ठियां इतना ज्यादा भावुक कर देती थी क्योंकि उसमें बेटा बेटी पिता के लिए लिख रहे हैं, पत्नी लिख रही है, माँ की चिट्ठी आ रही है और उन चिट्ठियों को पढ़ते पढ़ते कई बार गला रुंध जाया करता था। फिर एक और कार्यक्रम जो मुझे याद है जो विविध भारती के लिए मैंने किया वो था जो हमारी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका आती है, इसको भी मैंने डिजाइन किया था, चित्र भारती। हाँ, चित्र भारती। फिर इसके बाद में एक सीरीज मुझे दी उस समय तत्कालीन जो महानिदेशक थे लीलाधर मंडलोई जी, जो हमारे देश के जाने माने साहित्यकार और अद्भुत कवि हैं, उन्होंने एक सीरीज दी थी। उन्होंने कहा कमल जी आपको ये सीरीज प्रस्तुत करनी है, इसका नाम भी आप रखिए। फिर बाद में मैंने नाम भेजा तो उन्होंने सुझाया भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, जिसमें हमने 26 एपिसोड किए थे जी। इसके अलावा फिर एक कार्यक्रम और था मुझे याद सब है जरा जरा, क्योंकि विविध भारती मनोरंजन प्रधान सेवा रही तो यहाँ पर फिल्म से जुड़े लोग, साहित्य और बाकी और जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े लोगों से बातचीत करने का, लंबे लंबे इंटरव्यू करने का मौका मिला। फिर एक कार्यक्रम और जो बड़ा ही लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ वो था जिससे मुझे जुड़ने का मौका मिला। उसके कई जो एपिसोड थे वो मैंने संपादित किए थे, प्रस्तुत किए थे। वो था उजाले उनकी यादों के जी। और ये हमारे उस समय के जो केंद्र निदेशक थे राजेश रेड्डी साहब, उनकी कल्पना थी। और आपको याद है कि बशीर बद्र साहब का मशहूर शेर है, उजाले उनकी यादों के हमारे साथ रहने तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो, जी, जी। तो ये उजाले उनकी यादों के ये जो शीर्षक था ये हमने उस शेर से लिया था। विविध भारती पर खासों से जो हमारे लेजेंड्स रहे सिनेमा के, उन पर केंद्रित जो कार्यक्रम है वो शोध पर आधारित होते थे। उसमें एक कार्यक्रम था आज के फनकार, वो भी किया हम लोगों ने। फिर एक विविधा एक पत्रिका शुरू की गई, वो भी उससे भी मैं जुड़ा रहा। तो इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों से जुड़ने का, अपने श्रोताओं के दिलों में उतरने का मौका मिला। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई यादगार संस्मरण हो, तो मुझे हमेशा मैं इसका जिक्र करता हूँ कि हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम प्रसारित होता है त्रिवेणी। तो मैंने एक कार्यक्रम जीवन के संघर्ष पर प्रस्तुत किया था कि सिर्फ जीवन का नाम निराशा ही और अवसाद ही नहीं है। जीवन के प्रति अगर हम सकारात्मक सोच रखें तो बहुत सारी चीजों से उबर सकते हैं। मुझे याद है कि हमारे एक दिवंगत और किसी महिला का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे कमल जी से बात करनी है। मैं गया तो उन्होंने कहा कि कमल जी आज मैं अगर जिंदा हूँ तो आपके कार्यक्रम की वजह से, क्योंकि मैं आत्महत्या करने जा रही थी और उसी समय आपका कार्यक्रम रेडियो पर आ रहा था, जिसे सुनकर के मैंने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया और जीवन से संघर्ष करने का संकल्प लिया। तो ये मुझे लगता है कि एक व्यक्ति यदि एक कार्यक्रम यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन को समाप्त करने से रोक सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। कमल जी, आपकी इन बातों को सुनकर मैं भी भावनाओं के सागर में बहुत गहराई तक जाता हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं ये जज्बात से जुड़ी हुई बातें हैं। तो हम समझते हैं कि जज्बात के समंदर की अनेक लहरें जब भी आईं आपके दिल को छूकर आपको बहुत प्रभावित करके गईं। और इस पूरे प्रसारण यात्रा में अगर हम आपसे ये पूछें आकाशवाणी ने आपको क्या दिया, तो एक वाक्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मेरी जो कुछ भी पहचान है देश में वो आकाशवाणी ने मुझे दी है। आकाशवाणी ने मुझे सब कुछ दिया। देखिए दीपक भाई, एक ना जॉब सेटिस्फेक्शन हम जैसे कहते हैं, आपका शौक यदि आपकी सेवा बन जाए, आपकी नौकरी बन जाए, तो आप बताइए ना कितना आपको आनंद आएगा। बिल्कुल। और मैं अपनी इस यात्रा में कुछ लोगों के नाम जरूर लेना चाहूंगा। मेरे आदरणीय, जब मैं आया तो उस समय मंडलोई जी यहाँ पर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थे, तेजिंदर सिंह गगन थे, हरेंद्र कोटिया जी थे और इसके अलावा लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी थे, जो बाद में युवाणी कार्यक्रम के विभाग प्रमुख भी थे। बहुत ही शानदार लोग, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कैसे चोपड़ा जी ने मुझे ऑफ बीट बहुत सारे फीचर्स करने के लिए दिए। मुझे याद है कि जिसमें मेरा एक
फीचर था मौत बख्शती है जिंदगी ने, जो मैंने शमशान में जो मुर्दे जलाने वाले होते हैं उन पर, कब्र खोदने वालों पर किया। तो एक बहुत ही मानवीय किस्म की जो कहानी है। फिर बैरों पर किया, उसका नाम था सलाम साहब। फिर वो लोग जो ट्रेन में जो पेंट्री कार में काम करते उन पर था पहियों पर घूमती रसोई। और इसके अलावा ट्रक वालों पर, पहियों पर घूमती जिंदगी, एक ट्रक वालों पर मैंने किया था। फिर ये जो घड़े बनाने वाले हैं, सुराहियां बनाने वाले, चिकेन बेचने वाले, कुल्फियां बेचते हैं, हमारी दोपहर को ठंडा करते हैं, उन पर एक मैंने फीचर किया था, उसका नाम था हम ठंड बेचते हैं। और डाकियों पर किया था, डाकी आया। आपको अब तो सारे संदेश ऐसे ही आते हैं, डिजिटल हो गए, लेकिन उस जमाने में जब कभी कोई चिट्ठी आए, डाकी आपके द्वार पर आए तो आपकी बांसें खिल जाती थी। तो ये तमाम लोग जिनका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रहा, जो हाशिए पर थे, उन पर केंद्रित मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। और मुझे याद है एक बार मुझे एक में बार तो मैं, आपको याद है हमारा जो रिकॉर्डर होता है भारी होता है, उसको लेकर के मैं खदान में अंदर भी उतरा था, कोयले की खदान में। बहुत नीचे जाकर के मैंने वहाँ के जो खनिक थे और अधिकारी थे उनसे इंटरव्यू किया। फिर एक बार जब ये जो दक्षिण पूर्व रेलवे जो है इसके 100 साल जब पूरे हुए तो हम कोलकाता गए थे, वहाँ हमने एक पूरी रिकॉर्डिंग की। तो ऐसे कई मोड़ आए, ऐसे कई मौके आए। देखिए, मैं इसका सारा श्रेय आकाशवाणी रायपुर को देता हूँ, जहाँ मैंने बहुत संपादन सीखा, संपादन के तमाम गुर सीखे। एक और सज्जन है जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, इला शंकर गुहा जी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो एक बहुत ही समर्पित टीम थी लोगों की, बहुत भाईचारा। आकाशवाणी में काम करते हुए ऐसे लगता था जैसे रोज उत्सव है जी। और 1984 की घटना भी मुझे याद है, मैं बाजार जा रहा था और अचानक रेडियो पर शोक ध्वनि बजनी शुरू हुई। तो मैं, जैसे कहते हैं ना कि स्वतः प्रेरणा से आकाशवाणी के कार्यालय चला गया और 72 घंटे मैंने ट्रांसमिशन किया था, मुझे याद है। और मैंने उस समय एक स्पेशल फीचर भी किया। तो उस समय हमको हमेशा ये सिखाया गया कि आकाशवाणी में समय पर आना आपकी ड्यूटी है, और समय की कद्र करना भी आकाशवाणी ने हमको सिखाया। अब जानते दीपक भाई, अभी तो आप सेवा में हैं, आपको मालूम है पूरा देश होली मना रहा है, दीपावली मना रहा है, और हम अकेले स्टूडियो में बैठे हुए वहीं से पूरे देश के साथ जुड़ते हैं। और उनके जीवन में होली है तो उनके जीवन में होली के रंग भरते हैं, और दीपावली है तो उनके जीवन में खुशियों की रोशनियां भरते हैं। तो हमारी आवाज, जिसे कहते हैं ना कि लोगों के घर, उनके आंगन में हवाओं की पालकी पर सवार होकर के हमेशा उतरती रही है। और वहां से उन लोगों का जो हमें स्नेह मिला, सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। मुझे एक बार और घटना याद आती है, किसी सज्जन ने मुझे कहा कि साहब, मैं आपको अपनी तमाम जमा पूंजी दे देना चाहता हूँ। ऐसे भी इतने भावुक कर देने वाले लोग भी होते हैं आपसे, वो सबको समर्पित कर देना चाहते हैं। विविध भारती में जब मैंने काम किया, जिन लोगों की को मैं सिनेमा पर देखता था, सिनेमा के पर्दे पर, जिनका हम संगीत सुनते थे और संगीत प्रसारित करते हैं, उन तमाम बड़ी हस्तियों को समीप से देखने का, उनसे लंबी बातचीत करने का मौका मिला, और इसका श्रेय आकाशवाणी को, विविध भारती को जाता है। कुल मिलाकर आपने आकाशवाणी को भरपूर जिया है कमल जी, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपके चाहने वालों की तादाद वैसी ही बरकरार है, और आपकी आवाज़ आज भी सुनने के लिए लोग मुंतज़िर हैं कि कब आपकी आवाज़ रेडियो पर सुनाई दे। और बहुत सारे आपके जो रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम हैं, वो जब भी लोग सुनते हैं तो उन्हें कमल जी की वही आवाज़ जो है, वो कह सकते हैं कि आनंद के अथाह सागर की अनंत गहराइयों में लेकर जाती है, और वहाँ पहुंचकर हर व्यक्ति अपने आप को बहुत तृप्त महसूस करता है। तो आपकी इस आवाज़ से आज हम भी एक तृप्ति की अनुभूति यहाँ पर कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये आवाज़ करोड़ों चाहने वालों के दिलों को छूती रहे। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। कमल जी, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।